न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। ना मैं इसका डेरिवेशन करूंगा, ना मैं कुछ भी नहीं करूंगा, केवल मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊंगा और जो भी मैं इसके अंदर टॉपिक क्लियर करूंगा वो केवल ओरली करूंगा और कुछ लिख करके भी बोलूंगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इस टाइप के मटेरियल यूट्यूब पर बहुत पड़े हुए हैं और आप सब जानते हो। बस जरूरत होती है कि हमें एक गाइडेंस वे में कोई मिल जाए, तो वो मैं यहाँ पर काम करूंगा। तो देखिए, न्यूटन्स लॉ हम सब जानते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, एक चैप्टर ही है पूरा, ये एक यूनिट है पूरी। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम इसके अंदर आने वाले जो टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, जिनको मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बात यह है कि काम तो उन्हीं से बनता है, तो मैं उन्हीं की बात करूंगा जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मदन मोहन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेव एक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये क्या है कि न्यूटन्स लॉ जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें फोर्स पढ़ना पड़ता है। अब फोर्स कहोगे ये तो बहुत मामूली चीज है, हाँ भाई मामूली चीज है, लेकिन आपने इसको समझा क्या है, फोर्स होता क्या है ना। तो देखिए, फोर्स एक मामूली चीज है, लेकिन फिर भी मैं खुद इसको आज भी पढ़ता हूं और जितना पढ़ता हूं उतना लगता है कि मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूं, मैं पढ़ के इसको समझाता हूं, है ना। इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म और पुश और पुल, मतलब समझ रहे हो ना। इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। तो देखिए, प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूं मैं, डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं। सब जानते हैं डेफिनेशन क्या है, सब कुछ क्लियर है, यूट्यूब पर बहुत जगह पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। बस ये समझिए कि एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक बॉडी है, इसको ब्लॉक मान लीजिए आप। तो ए बॉडी का नाम है ए, तो मैं इसको बाहर लिख देता हूं, ये कोई बॉडी है ए, ठीक है। और इस बॉडी का कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा, तो चलिए हमने सेंटर मान लिया ये। अब क्या कहता है फोर्स, कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। मतलब क्या है कि फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है। मतलब ये बॉडी, जब हम कैसे कह सकते हैं किसी बॉडी पर फोर्स लगा है कि नहीं लगा हुआ है, तो जब बॉडी में या तो मोशन आ जाए, पहले जो भी उसकी पोजीशन थी उससे कुछ डिफरेंट पोजीशन हो जाए, तो हम कहते हैं उस पर फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। या वो फोर्स लगा हुआ है लेकिन फिर भी उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, तब भी उस पर फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो बात क्या आती है कि फोर्स वास्तव में एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है। तो देखिए, ये कोई फोर्स है एफ, ये एरो से दिखा है, क्योंकि फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये फोर्स है और ये फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है। तो क्या हुआ, इस बॉडी के लिए अब ये भी जो फोर्स है ना कोई लगा रहा है, वो भी कोई ना कोई बॉडी है, चाहे वो ह्यूमन के रूप में है, चाहे वो कोई और दूसरी बॉडी के फॉर्म में है, चाहे मशीन के फॉर्म में है, वो भी कोई ना कोई बॉडी है। लेकिन फिलहाल हम कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देते हैं सॉरी, कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देना चाहिए कि हम इस बॉडी की बात कर रहे हैं, तो इस बॉडी के लिए फोर्स कौन सा हुआ। तो इस बॉडी के लिए क्या फोर्स है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, ठीक है, ये पुश कर रहा है। और दूसरा ये हो सकता है कि मैं दूसरा बना देता हूं, ठीक है, पुल के लिए। और ये लो, ये भी ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक मान लीजिए, इसका सेंटर ये, तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी फोर्स है। तो ये भी कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी इस पर फोर्स लगा रही है। तो क्या हुआ, फोर्स इज एन एक्सटर्नल, सबसे पहले वाली बात ध्यान रखनी है, मेन पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश, ये पुश है, ये पुश फॉर्म में लगा हुआ है, और ये पुल फॉर्म में लगा हुआ है, ठीक है। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल, देखो एक्सटर्नल है, बाहर से लगा हुआ है, इस बॉडी में अपने अंदर से कोई फोर्स इसको मोशन में मदद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मान लो बाय चांस के अंदर कोई फोर्स लग रहा है, तो वो उसके इंटरनल फोर्सेस हैं, और इंटरनल फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती। इस वजह से कहा गया है फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। तो ये पुश है, ये पुल है, ठीक है। अब आगे सुनिए कि अब ये चलो आपने पुश किया, तो बॉडी में अब दो कंडीशन हो सकती हैं इस बॉडी के साथ में, या तो ये बॉडी वास्तव में मोशन में आ जाएगी, या तो ये बॉडी वास्तव में मोशन में आ जाएगी। तो मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूं क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो मान लो यहां आ गई,
तो एक तो ये हो सकता है कि इतनी डिस्प्लेस हो गई, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो ये फोर्स या तो इस बॉडी को डिस्प्लेस कर देगा या नहीं कर पाएगा। बस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगने पर यह चीज होगी, या तो वो उसमें डिस्प्लेस कर देगा या नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो उसके लिए क्या बोलोगे? ट्राइज। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी बॉडी में, या तो डिस्प्लेसमेंट कर देगा या करने की कोशिश करेगा। तो यही होता है हमारा फोर्स की डेफिनेशन, और डेफिनेशन भी यही है और समझना ये जो मैंने आपको बताया, बिना डेफिनेशन लिखे मैंने आपको समझा दिया, बस ध्यान से सुनना मेरी वाली बात को, ठीक है। तो ये होता है आपकी फोर्स के बारे में सही जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं कि एरिस्टो फैलेसी क्या कहती है। एरिस्टो, है ना, जब तक हम अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे साइंस की, तो थोड़ा सा हमें एक अधूरापन लगता है किसी भी टॉपिक को समझने में, ठीक है। तो अरिस्टो की फैलेसी क्या थी कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या है कि किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में चलाए रखने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो उनकी फैलेसी क्या थी? देखो, ये एक सरफेस ले लीजिए पहले आप, ठीक है। ये सरफेस है कोई भी, ठीक है। अब हम इस पर एक ब्लॉक रख देते हैं, रख दिया भाई हमने यहां पर ब्लॉक रख दिया, ठीक है। ये सी ब्लॉक ले लो, इसका सेंटर ये है। तो चलो हमने यहां पर एक फोर्स लगाया। तो अरिस्टो फैलेसी क्या कह रही है? क्योंकि उस टाइम पर उनको जो एक्सपीरियंस हुआ, जो उनको ज्ञान हुआ, उन्होंने उसको लिखा और बताया, तो हमें उसको भी समझना चाहिए। और जनरली जब हम साइंस को नए नए पढ़ते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो फोर्स को हम ऐसे समझते हैं, और जो लोग पढ़ते नहीं है या जिन्होंने नहीं पढ़ा है साइंस को, वो भी ऐसे समझते हैं। क्या कहते हैं? तो अरिस्टो ने क्या कहा था कि किसी भी बॉडी को एक मोशन में बनाए रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो देखिए क्या हुआ कि आपने फोर्स लगाया और ये बॉडी मोशन में आ गई, मोशन में आ गई। तो ये मोशन में आते आते यहां पर आ जाती है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। यहां आ गई, ये सी बॉडी यहां आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ आपका, ठीक है। ये डी डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जनरली क्या कहेंगे भाई, देखो फोर्स लगाया, इस वजह से यहां पर आ गई। वास्तव में न्यूटन का लॉ ये कहता है, और ये प्रूव्ड भी है, कि अगर हम स्पेस में चले जाएं, स्पेस का मतलब है कि स्पेस में कुछ भी नहीं है, बॉडी सस्पेंडेड है, मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल रखी हुई है, उस पर ना नीचे बॉटम है, ना ऊपर, ना लेफ्ट राइट, कुछ भी नहीं है उसके, बस स्पेस में रखी हुई है। तो उस कंडीशन में अगर आप उस पर एक छोटा सा भी फोर्स लगा देंगे ना, कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जो भी इंस्टेंट वेलोसिटी बनेगी वो उसी से चलती रहेगी। लेकिन आप बस आपने इंस्टेंट फोर्स लगाया था, मतलब टिक करके छोड़ दिया, तो उसमें मोशन आ गई। लेकिन वो जो बॉडी चल रही है यूनिफॉर्म मोशन से स्पेस के अंदर, अब उस पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, आपने इंस्टेंट फोर्स लगाया था। तो फिर क्या होता है, जो अरिस्टो की जो फैलेसी है वो यहाँ पर गलत प्रूफ हो जाती है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरिस्टो गलत थे, क्योंकि साइंस ऐसी तरक्की करती है कि साइंस में पहले कोई टॉपिक स्टार्ट होता है, उस पर डिस्कशन होता है, उस पर उसको एक मान्यता दी जाती है, लेकिन बाद में फिर उसको कहीं ना कहीं वो उस पर सवाल उठने लगते हैं, तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन उनका काम बेकार नहीं है, उनका काम एक नई सोच में तो चालू हुआ, उन्होंने एक नया आइडिया तो दिया, उस नए आइडिया को आगे के लोग, आगे के साइंटिस्ट एम्पलीफाई करते हैं और वो चीजें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके साइंस की जो रूल्स होते हैं वो करेक्ट होते हैं और प्रूव्ड होते हैं, फिर इसको कोई भी नहीं जुटला सकता। और 1000 बार, करोड़ बार भी करोगे तो वही रिजल्ट आएगा। और अगर करोड़ बार में भी अगर एक बार फेल हो गया तो उस पर सवालिया निशान उठ जाते हैं, फिर उस पर कोई ना कोई नई रिसर्च चालू होती है और फिर एक नया उसके अंदर इंप्रूवमेंट आता है, फिर वो और बेहतर हो जाता है। तो ऐसे करके हम अपनी दुनिया को सुंदर बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहां पर ऐसा क्यों लग रहा है अरस्तु को? चूंकि अरस्तु को स्पेस की वो जो एक्सपीरियंस, उसकी जानकारी नहीं होगी, ऐसा शायद मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से होगा। लेकिन जब बाद में एक्सपेरिमेंट हुए और आगे थ्योरीज चली, तो पता चला कि भाई देखो, आपने रियल वर्ल्ड में, यानी कि जो यहाँ सरफेस है, आपने जो फोर्स लगाया, तो ये बॉडी को यहां तक आने में आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसलिए कह रहे हो कि हमें किसी बॉडी को लगातार मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। लेकिन वास्तव में आप जहां फोर्स लगा रहे हो ना, वो इस बॉडी पर नहीं लगा रहे हो। एक बार मोशन में आने पर ये जो इनके बीच में फ्रिक्शन है, इस सरफेस के और ये बॉडी के जो बॉटम है उसके सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है ना, उसको ओवरकम करने के लिए आप ये फोर्स लगा रहे हो। बाकी बॉडी तो
अपने आप ही मूव कर रही है। जैसे ही बिल्कुल आप साइकिल चलाते हो, जैसे ही आप साइकिल पर बैठते हो और पहला पेडल मारते हो, तो आपको ज़्यादा फ़ोर्स लगाना पड़ता है। वास्तव में वो फ़ोर्स है ना जो उस साइकिल को इंस्टेंट मोशन देने के लिए आप फ़ोर्स लगाते हो। उसके बाद में आप जो साइकिल पर पेडल लगाते हो, वो साइकिल को मूव करने के लिए नहीं लगाते हो। वो साइकिल के टायर और रोड के जो सरफेस होती है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उसको ओवरकम करने के लिए आप फ़ोर्स लगाते हो। साइकिल तो अपने आप चलती है। ठीक है? सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे ही फिजिक्स के टॉपिक आपको डिस्कस करूंगा एक प्रैक्टिकल वे में। सो मेरे साथ आने वाली वीडियोस में बने रहिए और आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सीखते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।